ओके, सो वी आर सॉल्विंग द पेपर फ्रिक्शन 31 अगस्त को जो हमने पेपर लिया था उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन मैं दे देता हूँ, तुम पॉज करके उसे रीड कर लेना। यहाँ पे एक रफ सरफेस दिया है, उसके ऊपर हमने ब्लॉक रखा है 5 kg का, इसके ऊपर हमने 24 न्यूटन का फोर्स लगाया है। यहाँ पे ये जो दिया है इट इज़ निग्लेक्टिंग द इम्पल्स, मतलब हमने झटका देके फोर्स नहीं लगाया है, स्मूथली फोर्स लगाया है ग्रेजुअली, ठीक है। सडनली लगाने से इंटरलॉकिंग जल्दी टूट जाएगी और में भी फ्रिक्शन का जो हमने कोएफिशिएंट्स लिए हैं वो वेरी हो सकते हैं। सो वी हैव टू मेक इट स्लोली, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए वर्ड दिया था, इट इज इम्पार्टेड विथ निग्लिजिबल इम्पल्स। सो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, एक्सटर्नल फोर्स दिया है। सो एज वी आर मूविंग ऑन द राइट हैंड साइड द फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। काइनेटिक फ्रिक्शन है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस काइनेटिक दिया है, तो उसकी वैल्यू आ गई यहाँ से म्यू के इंटू एन, दैट इज 0.4 इंटू एम जी, 5 इंटू 10 दैट इज 20 न्यूटन। सो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगाया, एक्सेलरेशन आगे होगा एंड यहाँ से वेरीफाई भी हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन द अप्लाइड फोर्स, तो एक्सेलरेशन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। सो 24 माइनस 20 इज इक्वल्स टू एम ए, दैट इज 5 इंटू ए यहाँ से आ गया 24 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज द आंसर इज 0.88, ठीक है। जस्ट बी केयरफुल, इफ दे मेंशन टू पुट द वैल्यू ऑफ जी एज 9.8, सो एट दैट टाइम यू सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ 9.8, ठीक है। तब ये 50 नहीं आएगा, ये 50 से थोड़ा कम आ जाएगा। आई हैव सॉल्व दिस बाय टेकिंग और कंसिडरिंग द जी की वैल्यू एज 10। इफ दे आस्क टू पुट जी की वैल्यू 9.8, substitute that value and you get the answer as 0.88. That's the which option correct? Option D is correct. So moving to the next question. देखो, a 60 kg block is pushed with just enough force to start, इस प्रकार का क्वेश्चन है, तुम रीड कर लेना पॉज करके। यहाँ पे दिया है हमारे पास 60 kg का ब्लॉक, ये 60 kg का ब्लॉक है, ठीक है। स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5 और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.4, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू दी नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मूविंग अक्रॉस द फ्लोर। मतलब सबसे पहले तो मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकाल दिया म्यू एम जी से। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के लिए हम स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेंगे 0.5 मास इंटू जी, दैट इज 300 न्यूटन। अभी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इतना ही एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लगाएंगे तो बॉडी चलना जस्ट शुरुआत होगी, हम उसको इंग्लिश में कहते हैं बॉडी जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। तुरंत मोशन में नहीं आएगी, थोड़ा 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 इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाएगा। तुम्हारे माइंड में डाउट आएगा सर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा 300 न्यूटन और आप आगे लगा रहे हो 300 न्यूटन, तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे। थियोरेटिकली दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इंटरलॉकिंग एग्जैक्टली 300 पे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा ब्रेक हो गया तो इसको थोड़ी आसानी होगी चलने में, थोड़ी इंटरलॉकिंग ब्रेक होगी, इसको आसानी होगी चलने में। दैट इज द प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। सो वेन एवर देर इज अ नो फोर्स गिवन और इस प्रकार का कुछ लिखा हो जस्ट अबाउट टू मूव, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वही एक्सटर्नल फोर्स को लगा दिया जाए। नाउ वंस द बॉडी इज इन मोशन, तो जब बॉडी मूव करती है तो जो फ्रिक्शन है वो अभी 300 नहीं लगेगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और वो उससे कम होता है, और उसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाली, काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू एम जी अगेन, बट यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.4 पुट करेंगे, एम और जी एज इट इज। तो 240 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा पीछे लगेगा और हम आगे लगा रहे हैं 300 न्यूटन का, तो बॉडी का एक्सेलरेशन 300 न्यूटन की तरफ होगा। तो हम एक्सेलरेशन सीधा लिख सकते हैं, तुम इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख सकते हो, दैट इज 300 माइनस 240 इज इक्वल्स टू 60 इंटू ए, ठीक है। अभी इसकी आदत डाल दो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन एम, दैट इज 300 माइनस 240 डिवाइडेड बाय मास एम, वो आ गया 60/60, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। यहाँ पे बेटा एक ट्रक दी है, क्वेश्चन को तुम पॉज करके पढ़ लेना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में समझा देता हूँ। यहाँ पे एक ट्रक है, ट्रक चल रही है आगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, उसके अंदर एक 1 kg का ब्लॉक रखा है और नीचे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है 0.6, ठीक है। और ट्रक अगर एक्सेलरेट कर रही है स्पीड से तो ये ब्लॉक के ऊपर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो पूछा है हमें, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे दिया है। सो 1 kg के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। सो स्यूडो फोर्स अगर इधर लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स राइट में लगेगा।
तो पहले स्यूडो फोर्स कितना है वो निकालते हैं और फ्रिक्शन फोर्स कितना है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो पहले हम स्यूडो फोर्स निकालते हैं। सो स्यूडो फोर्स मैंने यहाँ पे निकाला है, ये वाला यहाँ पे। स्यूडो फोर्स क्या होता है? मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। मास कितना है? 1, और ट्रक का एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 न्यूटन इज माई स्यूडो फोर्स। अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं। F इज इक्वल्स टू म्यू एम जी मैंने यहाँ निकाला है। सो F इज इक्वल्स टू म्यू एम जी, म्यू की वैल्यू 0.6, मास इज 1 एंड जी की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 रख रहा हूँ। सो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया? 6 न्यूटन। ठीक है। सो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 6 न्यूटन है, स्यूडो फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन है। लेट्स ड्रॉ द एफबीडी ऑफ 1 kg। स्यूडो फोर्स लेफ्ट में 5 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स राइट में कितना लगेगा? 6 न्यूटन नहीं लगेगा क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो वो भी अपनी वैल्यू 5 न्यूटन कर देगा। अगर स्यूडो फोर्स की वैल्यू 3 न्यूटन होती तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी 3 न्यूटन होती। ठीक है। सो हियर द स्यूडो फोर्स और द एक्सटर्नल फोर्स वॉट एवर यू फील टू कॉल 5 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पे 5 न्यूटन रहेगा। सो ऑप्शन B is not correct, option A is correct, that is 5 Newton. So ये क्वेश्चन में क्या दिया है? It was similar to the question we have done before 2 questions. क्वेश्चन तुम पढ़ लो, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे 6.4 किलो का ब्लॉक दिया था यहाँ पे 64 न्यूटन। सो 64 न्यूटन इज द वेट। सो W इज इक्वल्स टू mg हमने किया। सो 64 इज इक्वल्स टू m इंटू 10। सो मास यहाँ से मुझे मिल गया 6.4 किलो। तो ये ब्लॉक ऑफ मास 6.4 किलो इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। म्यू एस और म्यू के की वैल्यू दी है, और हमें पूछा कि इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, उतना फोर्स तुम लगाओ। तो जब हम जस्ट अबाउट टू मूव होगा ये ब्लॉक, वो वाला फोर्स क्या होता है? इट इज नथिंग बट लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। सो आई कैलकुलेट द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0.6 इंटू 60, दैट इज 36 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की हमने वैल्यू निकाली 0.4 इंटू 60, दैट इज 24 न्यूटन। सो 36 न्यूटन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, उतना हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। सो बॉडी विल जस्ट अबाउट टू स्लाइड और मूव। तो 36 और पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा बिकॉज बॉडी इज नाउ स्टार्टेड मूविंग। 36 माइनस 24 अपॉन टोटल मास इज 6.4। हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया क्योंकि क्वेश्चन डिमांड कर रहा था जी के टर्म में आंसर निकालो। और ये ऊपर का जो जी है उसको हमने ऊपर का जो 10 है उसको हमने जी सब्स्टिट्यूट किया, नीचे आ गया 64। When you solve, the acceleration is 0.2 g, that is option D is correct. So ये क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक है जिसके ऊपर हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी है 0.5, और यहाँ पे पूछा है एक्सेलरेशन ब्लॉक का कितना होगा। सो वी गेट कन्फ्यूज, यू माइट गेट कन्फ्यूज कि म्यू की वैल्यू ये स्टैटिक दी है या काइनेटिक दी है। तो पहले तो मैंने देखा कि इनके अंदर एक्सेलरेशन पूछा है और ऑप्शन में कहीं ऐसा जीरो नहीं है, तो इट्स 100% श्योर कि इसकी वैल्यू जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन ही है। अगर नहीं भी देते, जो भी आएगा म्यू एम जी वो निकाल लो, काइनेटिक स्टैटिक के झंझट में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्चुअली डीप में पढ़ना है तो बता रहा हूँ। सो दिस इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू आ गई म्यू एम जी, दैट इज 0.5 इंटू मास इंटू जी, दैट इज 50 न्यूटन। अभी 50 न्यूटन इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग हियर। अप्लाइड फोर्स है 100 न्यूटन, पीछे है 50 न्यूटन। सो यस, एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय टोटल मास इज 10, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ये वाला क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो, समझ लो, समझाता तो मैं हूँ। देखो यहाँ पे एम ब्लॉक रखा है ऑन दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया है। इसके ऊपर हम 30 डिग्री पे एक 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और हमें पूछा है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहले इसकी एफबीडी निकाली जाए, तो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है यहाँ पे। इस एफ के 2 कंपोनेंट आएंगे, एक 40 cos 30 और एक ऊपर 40 sin 30। फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी, mg नीचे लगेगा, वो एफबीडी मैंने यहाँ दिखाई है। सो आगे 40 cos 30, पीछे फ्रिक्शन फोर्स, ऊपर ये 2 फोर्स नॉर्मल एंड f sin 30, और नीचे mg। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए लिख सकते हैं 40 cos 30 माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए, वो मैंने यहाँ लिखा। यहाँ पे एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो वो वर्टिकल कंपोनेंट से आ जाएगी। वर्टिकल कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वो इक्विलिब्रियम में है वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो यहाँ से हमने इक्वल किए फोर्सेस n प्लस 40 sin 30, वो प्लस वाला मैंने यहाँ पे लिख के माइनस में लिख दिया ऑलरेडी।
सो n इज इक्वल्स टू mg माइनस 40 साइन 30. इसको सॉल्व करेंगे हम. सो यहाँ से n की वैल्यू हम इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से पुट करेंगे. हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू n टू n, म्यू की वैल्यू 0.2 और n की वैल्यू यहाँ से उठाई हमने, दैट इज mg माइनस 40 साइन 30. m इज़ 5, g इज़ 10, 40 साइन 30 इज़ 1/2. इसको हमने सॉल्व किया, ये आ गया 6 न्यूटन और ये 6 न्यूटन हम यहाँ पुट करेंगे. सो 40 cos 30 इज √3/2, ये -6 इज इक्वल्स टू ma, मास इज 5, एक्सेलरेशन इज a. इसे सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ पे, आंसर रेडी है 5.73 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 1 इज करेक्ट. सो इन दिस क्वेश्चन देर आर 2 ब्लॉक्स, 40 kg एंड 10 kg. ब्लॉक नहीं कहा, उन्होंने स्लैब नाम दिया है. सो दिस इज अ 40 kg स्लैब एंड दिस इज 10 kg स्लैब. 10 kg को ब्लॉक नाम दिया है, ठीक है. सो 10 kg को ब्लॉक नाम दिया है और 40 kg को स्लैब बोल रहे हैं. और हमें पूछा है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ स्लैब. स्लैब का एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब ये 40 kg का एक्सेलरेशन कितना हो रहा है. फाइन. सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इनके बीच में कितना है फ्रिक्शन फोर्स, वो फाइंड आउट करते हैं. दोनों वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, म्यू के एंड म्यू एस. म्यू एस से हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगा. लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पे. मैं थोड़ा सा इसे हटा देता हूँ तो समझ में नहीं आएगा. लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालोगे? म्यू एम जी. म्यू कौन सा लोगे? स्टैटिक वाला 0.6. मास किसका लोगे? 10 वाला, दैट इज 10 kg इंटू 9.8. तो कितना आया लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स? 58.8. तो 10 kg ब्लॉक के ऊपर ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो कहाँ लगेगा? इधर लगेगा. और एक्सटर्नल फोर्स हम जो लगा रहे दैट इज 100 न्यूटन विच इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू. मतलब ये 10 kg का ब्लॉक आगे चलेगा और इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा पीछे वो अभी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. सो हमने काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं. दैट इज म्यू, यहाँ पे हम 0.4 पुट करेंगे, स्टैटिक निकाला तब 0.6 पुट किया था. तो 0.4 इंटू 10 इंटू 9.8, तो वो आंसर कितना आया? 39.2. सो ये ब्लॉक 10 kg का, अगर मैं इसकी FBD निकालता हूँ, 10 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर जो पीछे फोर्स लगेगा वो लगेगा 39.2 न्यूटन, 58.8 नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स उससे ज़्यादा है. तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हमने निकाला दैट इज 39.2. आगे कितना लग रहा है इसको? 100 न्यूटन, ठीक है. फिर हमें पूछा है 40 kg का एक्सेलरेशन कितना है. तो 40 kg के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? अगर ऊपर के ब्लॉक के ऊपर, मतलब 10 kg ब्लॉक के ऊपर अगर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ है, मतलब टूवर्ड्स द राइट है, तो फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स विच कम्स इन द पेयर. तो 40 kg के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो टूवर्ड्स द लेफ्ट लगेगा. सो 40 kg की अगर तुम FBD निकालोगे तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगेगा और उसका एक्सेलरेशन भी यही होगा. फाइन, राइट. तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा वही पूछा है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं. F इज इक्वल्स टू ma, एक ही फोर्स लग रहा है F, और वो कितना लग रहा है दैट इज 39.2. सो 39.2 इज इक्वल्स टू मास इसका है 40 इंटू a. तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 39.2 विच कम्स आउट टू बी 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज ऑप्शन नंबर A. एंड इफ दे आस्क द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg, ये पूछा नहीं लेकिन बता रहा हो, तो कैसे निकालोगे तुम? 100 माइनस 39.2 डिवाइडेड बाय 10. वो कितना आया था? 6.08 कुछ तो भी आया था ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू और यू आर क्यूरियस टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक A2, हियर आर द आंसर्स. लेकिन यहाँ पे सिर्फ A1 पूछा था, तो ऑप्शन A इज करेक्ट. सो इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम पढ़ लेना पॉज करके. अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट. एक क्वेश्चन देख लो पहले. सो ये क्वेश्चन पढ़ लेना तुम, उसका इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ. 30 डिग्री पे इंक्लाइन किया है सरफेस, उसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक रख दिया है और इसके बीच में है फ्रिक्शन फोर्स 0.7. हमने इसकी FBD निकाली, नीचे mg लगेगा, उसके दो कंपोनेंट लिए हमने. ये रहेगा 20 cos 30, ये रहेगा 20 sin 30. नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर ऊपर लगेगी और टू अवॉइड द स्लाइडिंग ऑफ द ब्लॉक ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स इसके पीछे लगेगा. इस फ्रिक्शन फोर्स की हमें वैल्यू निकालनी है.
तो पहले पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल लो, F इज इक्वल टू म्यू इन टू एन, म्यू की वैल्यू 0.7, नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों बैलेंस करेंगे तो n इज इक्वल टू 20 cos 30, वो वहाँ पे पुट कर दो, फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आएगा 12 न्यूटन। अभी देखना ये 20 sin 30 कितना फोर्स नीचे प्रोड्यूस कर रहा है, हमने देखा वो 9.8 प्रोड्यूस कर रहा है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जितना फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, कितना फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, दैट इज 9.8 न्यूटन, which is option A is correct. Okay. So the next question, which of the following is correct? और क्या दिया है, when a person walks on a rough surface, which is the following is correct? चार options दिए हैं यहाँ पे। Friction force exerted by the surface keep him moving. The force which man exerts on the floor keeps him moving. The reaction force which the man exerts on the floor keep him moving. ठीक है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण ये मूव कर पाएगा या नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस लगाती है उसके कारण ये मूव कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि दोनों के कारण ये मूव कर पाएगा, तो वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज मूविंग बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन और बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सो पहली तो चीज़ है यहाँ पे फ्रिक्शन होगा और ये आदमी इसके ऊपर खड़ा है, मतलब ये कोई सरफेस के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है, तो सरफेस अपने आप उसको आगे पुश नहीं कर सकती, ना फ्रिक्शन फोर्स इसको आगे पुश करेगा। इस आदमी को आगे चलना है, उसका पैर मैंने दिखाया है, तो ये क्या करेगा, सरफेस को प्रेस करेगा और सरफेस उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देगी। सो बिकॉज ऑफ द रिएक्शन फोर्स ऑफ द मैन ऑन द फ्लोर ही कैन वॉक ऑन द फ्लोर। सो इसका ऑप्शन सही कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को पढ़ लो, उसका इंटरप्रिटेशन बोल रहा हूँ, पॉज करके पढ़ लेना। यहाँ पे 8 kg का ब्लॉक है जिसके ऊपर हमने लेट्स से कि एक कोई फोर्स लगाते हैं, उसको मैंने F कहा है, तब उसका एक्सेलरेशन होता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सरफेस रफ है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा F। फिर सेकेंड हमने क्या किया, जो F फोर्स था उसको हमने डबल कर दिया 2F, तो एक्सेलरेशन हो गया है 64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा वो पूछा है। तो पहली बात यहाँ पे दोनों केसेस में फ्रिक्शन फोर्स सेम रहेगा बिकॉज बॉडी इज मूविंग एंड द फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया मेरा, F माइनस एफ इज इक्वल्स टू ma, दैट इज 8 into 4, तो F माइनस एफ इज इक्वल्स टू 32। यह सिचुएशन के लिए इक्वेशन आ गया। 2F माइनस एफ इज इक्वल्स टू 8 into 16, दैट इज 128, सो 2F माइनस एफ इज 128। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी 64 न्यूटन। म्यू इज F इज इक्वल्स टू म्यू एन, तो 64 इज इक्वल्स टू म्यू इन टू एन। म्यू की वैल्यू आ गई यहाँ से 64/80, दैट इज 8/10 विच इज 0.8, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है एक ट्रायंगल, मतलब कोई बॉडी है, लेट्स से ये कोई बॉडी है, बॉडी चल रही है विथ वेलोसिटी v और उसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, वो इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में दिया है। तो पहले ट्रायंगल क्या है वो समझ लेते हैं। ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी लेंथ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वो किसके ऊपर लगेंगे ये फोर्स, किसी बॉडी के ऊपर लगेंगे। ठीक है, वहां पे आएंगे हम कैसा करेंगे, पहले हम देख लेते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा मेंशन करना चाहिए था क्वेश्चन में, किया नहीं है लेकिन मैंने बता दिया। मतलब ए बी लेंथ और बी ए सी लेंथ सेम होगी, मतलब ए बी लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स को और ए सी लेंथ भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब दोनों की लेंथ सेम है, तो ये भी एफ होगा। ये 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस लगाने के बाद BC तुम्हें मिल जाएगा √2f। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल भी 45, ये एंगल भी कितना होगा 45 होगा। अगर इसको हम कॉन्करेंट फोर्सेस को दिखा देंगे तो लेट्स से दिस इज अ बॉडी, बॉडी के ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। पहला फोर्स लग रहा है AC, कहाँ लग रहा है नीचे, तो मैंने इस पॉइंट से नीचे दिखा दिया। कितना लग रहा है F, तो F दिखा दिया हमने इसे, ये यहाँ पे हो गया F फोर्स। दूसरा फोर्स लग रहा है AC, राइट में लग रहा है, कितना लग रहा है F लग रहा है, वो हमने दिखा दिया यहाँ पे AC। तीसरा फोर्स लग रहा है B2C, ये पॉइंट से हमने दिखा दिया B2C, ये रहा फोर्स, और उसका एंगल भी मुझे पता है 45 डिग्री, ये रहा 45 डिग्री। इसके कंपोनेंट्स ले लिया मैंने, एक कंपोनेंट ऊपर एक कंपोनेंट लेफ्ट में, तो √2f देखने की जरूरत नहीं अभी, उसके 2 कंपोनेंट्स आ गए। एंगल भी पता है 45, सो √2f sin 45 कितना हो जाएगा f, एंड √2f cos 45 भी कितना हो जाएगा f। मतलब फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, सो नेट फोर्स, ये जो बॉडी वेलोसिटी v से मूव कर रही है,
द बॉडी विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, उसके ऊपर अगर नेट फोर्स 0 है, सो इट विल बी कंटिन्यू टू बी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी v. इसलिए ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन ए, दैट इज द वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड. क्वेश्चन को रीड कर लो पॉज करके. क्वेश्चन में दिया है 3 kg का ब्लॉक, जिसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं 8.7 न्यूटन का, और ये जो रफ सरफेस है इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया है 0.4. हमें पूछा है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा. तो सबसे पहले कोई भी करने से पहले हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज म्यू इनटू एन. एन इज हियर mg, हियर एन ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, सो एन इज इक्वल्स टू mg. सो म्यू mg इज 12 न्यूटन आया, और एक्सटर्नल फोर्स है 8.7 न्यूटन. मतलब फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है एक्सटर्नल फोर्स से, सो बॉडी विल बी एट रेस्ट. स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और वो कितना लगेगा? इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज 8.7 न्यूटन, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. अगर यहाँ पे 10 न्यूटन लगेगा तो पीछे भी 10 न्यूटन लगता. सो फॉर दिस पर्टिकुलर केस इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 8.7 न्यूटन. ये क्वेश्चन में देखना, यहाँ पे क्या दिया है? पर्टिकुलरली 4 किलो का ब्लॉक है, देर इज अ 4 kg ऑफ मास, और यहाँ पे कुछ ग्राफ दिया है. लेट द फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर t इज लेस देन 0, मतलब जब समय 0 से कम होगा, निगेटिव तो नहीं होता है, मतलब बॉडी जब रेस्ट में होगी तब वो जो फोर्स है उसको हमने F1 कहा है, और जब टाइम है 0 से लेकर 4 सेकेंड तब जो फोर्स लग रहा है वो F2 है, और t ग्रेटर देन 4 मतलब 4 सेकेंड से ज़्यादा जो टाइम है तब हमारा फोर्स है F3. और कुछ हमें पूछा है कि ये जो ग्राफ देख के बताओ F1, F2 और F3 क्या है. अभी देखना इस ग्राफ में क्या दिया है. y एक्सिस पे लिया है हमने डिस्टेंस, और x एक्सिस पे हमने लिया है टाइम, ठीक है. और कुछ हमें टाइम इंटरवल्स दिए हैं. t इज लेस देन 0, t इज लेस देन 0. जब टाइम लेस देन 0 तो टाइम निगेटिव नहीं होता. जब टाइम 0 है इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब बॉडी रेस्ट में है. सो फॉर दिस पर्टिकुलर केस व्हेन t इज लेस देन 0, बॉडी इज एट रेस्ट. बॉडी इज एट रेस्ट नीचे लिखा भी है. तो जो फोर्स होगा बॉडी रेस्ट में, तो F1 फोर्स वो टाइम t इज लेस देन 0 के लिए रिप्रेजेंट किया था, तो F1 कितना आएगा? 0 आ जाएगा. अभी हम देखते हैं दूसरा इंटरवल. दूसरा इंटरवल दिया है ये इंटरवल के बीच में F2 कैसा है वो देखना है. हमने देखा 0 to 4 के बीच में ग्राफ दिख रहा है मुझे. 0 to 4 के बीच में ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा वेलोसिटी. अरे x वर्सेस t का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी. और वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है? 0. अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी क्या होगा? 0. तो फॉर दिस पर्टिकुलर सिनारियो F2 इज ऑल्सो 0. F2 भी क्या होगा? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? 0 है. इसको साथ में नहीं देखना है कि सर पहले तो बॉडी रेस्ट में थी, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही, तो इसको धक्का देने में कुछ फोर्स लगा होगा, वो नहीं देखना है. इंडिविजुअल देखना है. ये पर्टिकुलर मूवमेंट की देखो सिचुएशन, ये पर्टिकुलर मूवमेंट की सिचुएशन देखो. अभी तीसरी सिचुएशन, व्हेन t इज ग्रेटर देन 4, मतलब t जब 4 से बड़ा हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है? कांस्टेंट है, उतना ही है. अगर इसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा? 0 होगा. तो इसलिए F3 की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी. सो अपने रिस्पेक्टिव रीजन में ये सभी फोर्सेस की वैल्यू क्या है? 0 है. दैट इज ऑप्शन नंबर. ओके. सो इन दिस क्वेश्चन अ बॉडी इज हैंगिंग ओवर अ पुली. इस क्वेश्चन को तुम पॉज करके रीड कर लेना, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यहाँ पे एक मास m है which is attached to the pulley over, which is attached to the string over a pulley, and the man which is pulling this string with an acceleration of a in the downward direction, and this whole system or a car which is moving with an acceleration a in this direction. और हमें पूछा है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू कितनी होगी. सो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है. इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम सॉल्व करेंगे. So we will go inside the car and draw the FBD of this mass m. There are two acceleration. One acceleration is of the car, which is a, and the same acceleration the man is applying on the string in the direction of the string.
अगर यहाँ से नीचे डाउनवर्ड दिखाया मतलब स्ट्रिंग अगर यहाँ से नीचे डाउनवर्ड ए एक्सेलरेशन है, द सेम स्ट्रिंग इज हियर, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए होगा. सो एम मास का एक्सेलरेशन यहाँ एक हो रहा है एंड अनदर इज ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन ए. नाउ लेट्स ड्रॉ दी एफ बी डी ऑफ दिस पॉइंट. मैंने यहाँ पे किया है क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन की एफ बी डी निकालेंगे. क्वेश्चन की एफ बी डी नहीं, इस मास एम की एफ बी डी निकाल रहा हूँ मैं. देखो एम जी नीचे लग रहा है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ. एम जी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. Tension T is acting here, and because of the acceleration the pseudo force acting on M is in the left hand direction, that is MA. Keep one thing in mind, there is one more acceleration present here, that is this acceleration A, which is on this side will be inclined as shown in figure A. So acceleration इसका A होगा. हम पहले फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे, फिर देखते हैं एक्सेलरेशन A का मैंने क्या किया. टी के दो कंपोनेंट लिए, ये अगर थीटा है तो ये ऊपर जाके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये थीटा हो जाएगा. दिस कंपोनेंट विल बी टी कॉस थीटा, दिस कंपोनेंट विल बी टी साइन थीटा. एम ए पीछे लगेगा, एम जी नीचे लगेगा एंड दैट्स इट. ओके, सो ये रेड कलर के फोर्सेस हो गए. व्हाट अबाउट दिस एक्सेलरेशन ए? एक्सेलरेशन ए के भी हम कंपोनेंट लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. क्यों? Because we always solve two components, one horizontal and one vertical. So if we get the acceleration in two component wise, इसे solve करना will be a very easy one. This angle is theta as we know already, because this acceleration is parallel to the direction of tension T. So इसका एक component आ जाएगा a sin theta, दूसरा component आ जाएगा a cos theta. ठीक है. So horizontal component is a sin theta, I have written it over here, और एक vertical component a cos theta. Now we will solve this first yellow colored equation, that is horizontal equation, and we will solve this green color equation, that is vertical equation. उसको हमने नीचे नाम दे दिया है equation of motion in x direction. These are the equations. Forces देखा हमने, acceleration का direction is towards the right, that is a sin theta. So first we will write this component t sin theta. So t sin theta minus this ma is equals to that acceleration is a sin theta, that is ma sin theta. Similarly in the y direction the equation will be t cos theta, because acceleration is in the upward direction. So t cos theta minus mg is equals to ma cos theta. हमें t की वैल्यू निकालनी थी, सो यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो इसको हमने रीअरेंज किया, t साइन थीटा माइनस ma साइन थीटा इज इक्वल्स टू ma. साइन थीटा कॉमन ले लिया और यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा ma अपॉन t माइनस ma. सिमिलरली इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन हमने लिखा t cos थीटा माइनस mg इज इक्वल्स टू ma cos थीटा. दिस वन t cos थीटा माइनस mg इज इक्वल्स टू ma cos थीटा. इसको हमने इन टर्म्स ऑफ cos लिखा तो वो बन गया mg माइनस t माइनस ma. वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी हम इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे. सो a और b का हम दोनों का स्क्वायर करेंगे. सो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ma स्क्वायर अपॉन t माइनस ma स्क्वायर. कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा mg स्क्वायर अपॉन t माइनस ma स्क्वायर. सो सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस इक्वेशन साइन स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी हमने यहाँ पुट कर दी, इज इक्वल्स टू 1. डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, सो हमने इसको कॉमन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा. इसको हमने राइट हैंड साइड में लेके आए तो ये इक्वेशन हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ले लेंगे हम तो इसका स्क्वायर हो जाएगा t माइनस ma, स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा t माइनस ma. यहाँ पे बीच में साइन है तो इंडिविजुअल स्क्वायर हम नहीं हटा सकते, तो एक बड़ा स्क्वायर रूट देना पड़ेगा. एंड इस माइनस ma को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, सो दिस इज प्लस ma. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन t, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर C. C is the correct answer for this particular question. देखो, a body of mass 40 kg resting on a horizontal surface is subjected to a horizontal force P, which is just enough to start the motion of the body. mu s और mu k की वैल्यू दी है और g की वैल्यू भी हमें यहाँ पे दी है. Force F is continuously applied on the body, then the acceleration of the body is. तो हम यहाँ पे इसकी पहले तो स्केच निकालते हैं. देर इज़ अ मास m प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, जहाँ पे म्यू एस और म्यू के की वैल्यू हमें गिवन है. म्यू एस दिया है 0.5, म्यू के दिया है 0.4.
P फोर्स हम इसको लगा रहे हैं, लेट से हम लेफ्ट हैंड साइड में P फोर्स लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स राइट हैंड साइड में लगेगा। और इसका मास दिया है हमें 40 kg। तो सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, वो हो जाएगी 0.5 इंटू 400, दैट इज 200 न्यूटन। एम आई करेक्ट दिस आंसर? 200 न्यूटन लिखा नहीं, ओके एक चला जाएगा, सो 10 विल बी गॉन, राइट। 200 न्यूटन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 400, कितना हो जाएगा ये 1600, 160 या 1600, 1600 ही है ना, सही है ना? हाँ, so kinetic friction is 1600 and the limiting friction is 200, fine, okay। अभी हमें क्या करना है, what we need to calculate, हमें क्या पूछा है, what they are asked the acceleration of this body, acceleration पूछा है। और यहाँ पे हम is just about to slide, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके बराबर लगा रहे हैं हम, 200 न्यूटन, जैसे दो क्वेश्चन हमने पहले किए हैं उसके बराबर ही। और ओके सो यहाँ पे 0.4 इंटू 400 इज 160, ये करेक्ट कर लो 160 आएगा। सो यहाँ पे हम स्लाइड ग्रेजुअल पी फोर्स जो लगा रहे हैं, जस्ट अबाउट टू इज जस्ट इनफ टू स्टार्ट, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ले लेनी इसे। सो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स पी लगा रहे हैं उसको हम सीधा सीधा पुट करेंगे 200 न्यूटन, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज 160। यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा 200 माइनस 160 डिवाइडेड बाय मास इज 40, तो ऑलरेडी आंसर आ जाएगा इसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हियर ए इज, वैसे भी आ जाएगा ये 40/40, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो इस प्रकार से हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। थैंक यू।